नमस्कार, प्रस्तुत हैं केवीपी न्यूज़ से आज के मुख्य समाचार। राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर इलाके से एक मौलवी उमर नाम से को गिरफ्तार किया गया है। इस पर आरोप है कि वो पाकिस्तानी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। पूछताछ में ये सामने आया है कि उमर युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा की ओर मोड़ने का काम कर रहा था। मोबाइल डेटा से लाखों फोटो बरामद हुए हैं। उसे गिरफ्तार करने से पहले अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेने के लिए जाने वाला माना जा रहा था और दुबई से अफगानिस्तान के रास्ते आने की योजना थी। उत्तराखंड के 2 इंजीनियरों ने मिलकर एक अनोखी पहल करते हुए पहाड़ी एआई विकसित किया है जो गढ़वाली और कुमाऊनी जैसी स्थानीय भाषाओं में हर सवाल का जवाब देने की क्षमता रखता है। दोनों युवा इंजीनियर यूरोप में अच्छी नौकरी छोड़कर अपने राज्य लौटे और यहाँ की लोक भाषाओं को डिजिटल रूप से सुरक्षित व सशक्त बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने एक ऐसा एआई मॉडल तैयार किया है जो पहाड़ी बोली की भाषा संरचना, शब्दावली, कहावतों और स्थानीय अभिव्यक्तियों को समझकर स्वाभाविक तरीके से जवाब देता है। इस तकनीक से न केवल इन भाषाओं का संरक्षण होगा, बल्कि पहाड़ के लोगों को अपनी मातृभाषा में तकनीक का उपयोग करने का अवसर भी मिलेगा। पहाड़ी एआई का उद्देश्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ना है ताकि आने वाली पीढ़ियों तक ये धरोहर सुरक्षित पहुंच सके। दिल्ली एनसीआर जांच एजेंसियों ने पाया है कि संदिग्ध आतंकी डॉक्टर उमर नबी यानी उमर मोहम्मद की सफ़ेद ह्यूंडई i20 कार घटना से पहले कम से कम 50+ सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी, जिसमें उसका पूरा रूट ट्रेस किया गया है। उसने फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय परिसर से अपनी यात्रा शुरू की और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए जिगजैग रूट से शहर में दाखिल हुआ। बदरपुर टोल प्लाजा से प्रवेश करते हुए उसका मास्क पहने फुटेज मिला है। ब्लास्ट के दिन उसकी कार कनॉट प्लेस में भी देखी गई थी और लाल किला नज़दीक पार्किंग में करीब 3 घंटे तक खड़ी रही, जिसके बाद धमाका हुआ। जांच में डीएनए रिपोर्ट से ये भी पुख्ता हुआ है कि जिस मलबे में उसके अवशेष मिले वो उसी कार का था जिसे ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया था। इस पूरे मामले से ये साफ संकेत मिलता है कि ये एक सावधानीपूर्वक प्लान किया गया आतंकी हमला था। उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष गणेश गोदियाल की ताजपोशी के साथ पार्टी में नए उत्साह और नई रणनीतिक दिशा की शुरुआत मानी जा रही है। पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने साफ कहा कि आज कांग्रेस को मजबूत होने के लिए सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत है, जिससे समाज के हर वर्ग को साथ जोड़कर व्यापक राजनीतिक आधार बनाया जा सके। उन्होंने भाजपा सरकार पर भी तीखा प्रहार किया और कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार पर जू पड़ गई है, इसलिए उसकी धुलाई जरूरी है ताकि जनता के सामने उसकी वास्तविक स्थिति उजागर हो सके। गोदियाल ने संगठन में एकजुटता, नए चेहरों की भागीदारी और बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाते हुए कहा कि कांग्रेस तभी मजबूत होगी जब वो जनता के मुद्दों पर मजबूती से संघर्ष कर सके। बिहार में नई सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक बुलाई है, जिसमें वह नई सरकार गठन का दावा पेश करेंगे। पटना के गांधी मैदान में भी आगामी कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने आम लोगों के लिए 4 दिन का बंद रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में एनडीए की जीत को सुशासन और विकास की जीत बताया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की सेहत में अब लगातार सुधार हो रहा है, जिसके बाद देवल परिवार ने उनके 90वें जन्मदिन को धूमधाम से मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब वे घर लौट आए हैं और परिवार की देखरेख में रिकवर कर रहे हैं। अगले महीने होने वाला उनका 90वां बर्थडे परिवार के लिए डबल सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि इसी अवधि में उनकी बेटी ईशा देओल का जन्मदिन भी पड़ रहा है। परिवार ने बताया कि इस बार का जश्न यादगार बनाने के लिए खास प्लानिंग की जा रही है, जिसमें निजी पारिवारिक समारोह से लेकर विशेष सरप्राइज तक शामिल हो सकते हैं। धर्मेंद्र की बेहतर होती तबीयत ने प्रशंसकों और परिवार दोनों को राहत दी है और सभी लोग उनके इस महत्वपूर्ण माइलस्टोन को पूरे प्यार और उत्साह के साथ मनाने के लिए उत्सुक हैं। बेंगलुरु में हुए कॉन्सर्ट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गायक एकॉन के साथ एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जब कुछ दर्शकों ने स्टेज के करीब पहुंचकर उनका पैंट खींच लिया। इस हरकत ने न सिर्फ उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है, बल्कि ये कलाकार सम्मान की बड़ी उदासीनता भी दिखाती है। इसके बावजूद एकॉन ने संयम बनाए रखा और गाना जारी रखा, जबकि दर्शकों ने चौंक कर और सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना की। ये मामला सिर्फ एक कॉन्सर्ट एक्साइटमेंट नहीं माना जा सकता। बहुत से लोग इसे बुनियादी सम्मान और सार्वजनिक व्यवहार की सीमाओं के उल्लंघन के रूप में देख रहे हैं।
भारत में रेलवे ने एआई आधारित धोखाधड़ी रोकने वाला सिस्टम शुरू किया है, जिसका मकसद टिकटिंग घोटाले को रोकना है। जम्मू कश्मीर को उद्योग समागम 2025 में व्यापार सुगमता क्षेत्र में शीर्ष मान्यता मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में बिरसा मुंडा की याद में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। उड़ीसा ने पर्यटन स्थलों में ग्रीन टूरिज्म के लिए विश्व स्तर का उदाहरण स्थापित किया है। सीएसआईआर और इसरो ने मिलकर स्पेस रिसर्च में सहयोग बढ़ाने के लिए स्पेस मीट आयोजित करने की योजना बनाई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 नवंबर को इस्तीफा देने वाले हैं, जिसके बाद नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। जेडीयू और एनडीए गठबंधन की विधान पार्टी की बैठकें भी इस संदर्भ में आयोजित होंगी। पंजाब सरकार ने महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद करतार सिंह सराभा को श्रद्धांजलि भेंट की और उनके पैतृक गांव सराभा के संपूर्ण विकास के लिए लगभग 45.84 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की है। भारत अमेरिका के बीच लंबित ट्रेड डील अंतिम चरण में है और नवंबर अंत तक बड़ी घोषणा की उम्मीद है। इस डील के तहत पेनल्टी टैरिफ हटेंगे और भारतीय बाजार अमेरिकी सोयाबीन, कॉर्न और डेयरी उत्पादों के लिए खुल जाएगा। बाजार में इस सप्ताह 2 नए आईपीओ खुलेंगे और 7 आईपीओ की लिस्टिंग होगी। इसके अलावा डिजिटल गोल्ड को लेकर सेबी की चेतावनी भी जारी है। भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच 30 रन से खो दिया। दक्षिण अफ्रीका ने भारत पर 15 वर्षों में भारत में टेस्ट मैच जीत लिया। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों के लिए भी उस पिच पर बल्लेबाजी करना मुश्किल बताया गया। और इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।